हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। कैसे हैं आप सब? आज है 15 अगस्त 2024, दिन गुरुवार, बांग्ला 30 श्रावण। B2B न्यूज की ओर से आपको और आपके परिवार को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। और आज हम लोग जानेंगे झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें और जानकारी मालूम हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। लोहरदगा भंडरा में मूसलाधार बारिश, घरों में घुसा पानी, लोगों का हाल हुआ बेहाल। भंडरा में हुई तेज बारिश के कारण शहर के कई गली मोहल्लों के घरों और दुकानों में पानी घुस गया। इस सीजन में सबसे ज्यादा बारिश मंगलवार की देर शाम को हुई। इससे जहां लोगों को उमस से राहत मिली, वहीं नगर निगम को पोल खुल गई। भंडरा मेन रोड सहित कई गली मोहल्ले जलमग्न हो गए। 2 घंटे तक इस मार्ग पर वाहनों का लंबी कतार लग गई। सड़क किनारे स्थित नाले का पानी सड़क पर बहने से राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मेन रोड सहित कई दुकानों व घरों में नाली व बारिश का पानी घुस गया। वहीं कुछ लोग पानी जमे रहने के कारण गिर गए। सड़क किनारे खड़े कुछ दोपहिया वाहन नाले में गिर गए। वहीं कई बाइक में पानी घुस जाने से स्टार्ट नहीं हुआ। नाला व सड़क पर पानी एक समान हो जाने से 4 पहिया व 2 पहिया वाहन चालक जहां तहां रुके रहे। भंडरा के बाजार तांड, प्रेम गली, थाना मोड़ समेत कई घरों व दुकानों में बारिश का पानी घुस गया। बारिश कम होने के बाद लोग अपने घरों व दुकानों की सफाई में जुट गए। जल जमाव की समस्या मेन रोड भंडरा में काफी पुरानी है। नालियों की सफाई नियमित नहीं होने से तेज बारिश के बाद हमेशा ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भंडरा के विभिन्न मोहल्लों में नालियों का अतिक्रमण किए जाने से बारिश के समय रोड के पानी में डूबने की स्थिति बन जाती है। इससे लोगों को काफी परेशानी होती है। लोगों ने अधिकारियों से नालियों की नियमित सफाई कराने के साथ नालियों को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात में भंडरा रोड की नालियां जाम होने से नाली का गंदा पानी सड़क पर बहता है। निगम और जिला प्रशासन को इस समस्या से कई बार अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकला गया है। रांची के अरगोड़ा इलाके में चल रहा था सेक्स रैकेट, 5 युवती सहित 7 गिरफ्तार। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस की टीम ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा को मिली सूचना के आधार पर हटिया डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस की टीम में कार्रवाई करते हुए होटल मौर्या में छापेमारी की। पुलिस ने 5 युवती सहित 7 को गिरफ्तार किया है। सेक्स रैकेट के खिलाफ एसएसपी के निर्देश पर कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में रांची के अरगोड़ा चौक के पास होटल मौर्या में रेड कर पुलिस ने 5 लड़कियों सहित 7 को गिरफ्तार किया है। हजारीबाग में गोताखोरों ने नदी से निकाला युवक का शव। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र की दातपुर पंचायत के ग्राम हथिया शमशान घाट के नीचे लेंढिया नदी में अज्ञात युवक का शव मिला है। चैकला के गोताखोर मस्तान अलामुद्दीन व सदाम हुसैन ने तेज धार में बहती नदी के झाड़ी से युवक के शव को काफी मशक्कत के बाद निकाला। शव की पहचान नहीं हो पाई है। गोताखोरों ने शव को नदी से निकालकर चौपारण पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिमडेगा में वज्रपात से टूटीकेल में 3 युवकों की मौत। कोलेबिरा प्रखंड के टूटीकेल झपला के रोशन टोली गांव में वज्रपात की चपेट में आने से 3 युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान सेनेन डांग, निर्मल होरो और एनोस बूढ़ के रूप में हुई है। वहीं घायलों की पहचान क्लेमेंट बागे, जैलेश बागे, सलीम बागे व पात्रिस बागे के रूप में की गई है। घटना की सूचना पाते ही प्रशासनिक अधिकारियों का दल घटनास्थल पर पहुंचा। सूचना के बाद मेडिकल टीम के साथ पुलिस प्रशासन और जिला परिषद अध्यक्ष रोज प्रतिमा सोरेन गांव में जाकर लोगों से बात की। जिले के उंटारी रोड थाना क्षेत्र के दरुआ के टोला नौकड़ीह में पुलिस ने एक 45 वर्षीय युवक की लाश बरामद की। युवक की पहचान उसी गांव के नंदू चौधरी के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक की हत्या कर शव फेंके जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। परिजनों ने बताया कि नंदू रात के 8 बजे तक घर में ही था।
उसी वक्त उसके मोबाइल पर किसी व्यक्ति का फोन आया, जिसके बाद वह घर से निकल गया। जिसके बाद वह कहाँ गया, इसकी जानकारी किसी को नहीं दी। अहल्य सुबह गांव में ही उसका शव घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर देखा गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना उंटारी रोड थाना को दिया, जिसके बाद थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह दलबल के साथ घटनास्थल पहुंच शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए एमआरएमसीएच मेदिनीनगर भेज दिए। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। परिजनों ने हत्या का आशंका जाहिर की है। सीएम हेमंत ने रॉयल्टी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताया खुशी। राज्य के खनन और खनिज के रॉयल्टी पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुशी जाहिर करते हुए आभार प्रकट किया है। कोर्ट के फैसले पर सीएम हेमंत ने कहा कि कोर्ट ने झारखंड के बकाए 1,26,000 करोड़ के भुगतान का भी आदेश दिया है। यह बड़ी जीत है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आज के ऐतिहासिक फैसले से हमारी लगातार मांग सफल हुई है। अब झारखंड को केंद्र से मिलेंगे अपने बकाए के 1,36,000 करोड़ रुपए। उन्होंने कहा कि हर झारखंडी के इस बकाए अधिकार को लेकर आपकी अबुआ सरकार लगातार आवाज बुलंद कर रही थी। उन्होंने कहा कि अब हमें 2005 से खनिज रॉयल्टी का बकाया मिलेगा। 12 साल में चरणबद्ध तरीके से यह भुगतान होगा। राज्यवासियों के हक सुरक्षित होने के साथ इन पैसों का उपयोग जन कल्याण में होगा और हर झारखंडवासी को इसका पूरा लाभ मिलेगा। केंद्र करता रहा अनसुना, सुप्रीम कोर्ट ने दिया झारखंड को न्याय। विनोद पांडेय। केंद्र सरकार पर झारखंड के बकाए 1,36,000 करोड़ रुपए के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का झामुमो ने स्वागत किया है। झामुमो महासचिव विनोद पांडेय ने कहा है कि लंबे संघर्ष के बाद आज ये दिन आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की जनहित में फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के प्रति वो आभार व्यक्त करते हैं। बकाया राशि को लेकर बार बार केंद्र सरकार के पास गुहार लगाने के बावजूद भी उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्य का हक अधिकार देने का काम किया। विनोद ने कहा कि शुरू से ही केंद्र सरकार राज्य के हिस्से का बकाया राशि देने में आनाकानी कर रही थी। सीएम हेमंत सोरेन ने इस बकाये राशि को लेकर देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक से फरियाद लगाई थी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से न सिर्फ झारखंड बल्कि दूसरे खनन वाले राज्यों को भी फायदा होगा। अब राज्य खनन वाली कंपनियों पर टैक्स लगा पाएगी। बकाया राशि के भुगतान से राज्य की विकास योजनाओं को गति मिलेगी। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार प्रदेश की जनता के लिए और भी कई नई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ करने की ओर कदम बढ़ा पाएगी। रिम्स के जूनियर डॉक्टर्स का दूसरे दिन भी पेन डाउन स्ट्राइक जारी। कोलकाता के आरजी के एमसीएच की जूनियर महिला डॉक्टर का रेप के बाद बेरहमी से हत्या के विरोध में रिम्स के जूनियर डॉक्टर का बुधवार को भी पेन डाउन स्ट्राइक जारी रखा। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन FAIMA, रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन RDA के साथ रिम्स जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन JDA ने मंगलवार को बैठक की, जिसमें दूसरे दिन भी पेन डाउन आंदोलन जारी रखने का फैसला किया। आपको बता दें कि बैठक में इन बिंदुओं पर चर्चा की गई। उच्च न्यायालय के CBI जांच के फैसले का स्वागत करते हैं, साथ ही बिना देरी इस मामले को CBI को ट्रांसफर करने की मांग करते हैं, क्योंकि आरजी के एमसीएच कोलकाता के आसपास चल रही गतिविधियों से संदेह बढ़ रहा है। 2. डॉक्टरों के लिए केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम का आश्वासन देने वाला पत्र संभावित विवरण के साथ उपलब्ध कराने में स्वास्थ्य मंत्रालय की विफलता। 3. जांच में बाधा डालने के लिए अस्पताल प्राधिकरण और कोलकाता पुलिस विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। 4. WBRDA के साथ कई राज्यों के RDA और अन्य चिकित्सा संगठन खड़े हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को OPD रहा प्रभावित। जूनियर डॉक्टर के स्ट्राइक से मंगलवार को OPD और रूटीन सर्जरी की सेवाएं प्रभावित रहीं। हालांकि सभी प्रकार की इमरजेंसी सेवाएं बहाल रहीं। आमतौर पर रिम्स में OPD में प्रतिदिन 2000 से ज्यादा पर्चियां कटती हैं, लेकिन मंगलवार को सिर्फ 270 पर्चियां कटी। ये भी इलाज के लिए भटकते रहे। विनय उरांव बने झारखंड
NSUI के अध्यक्ष। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 9 राज्य के NSUI अध्यक्षों की नियुक्ति के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है। इस आशय का पत्र राष्ट्रीय महासचिव KC वेणुगोपाल ने जारी कर दिया है। पत्र के अनुसार विनय उरांव को झारखंड NSUI का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं बिहार में जयशंकर प्रसाद, चंडीगढ़ में सिकंदर बोरा, दिल्ली में आशीष लांबा, हिमाचल प्रदेश में अभिनंदन ठाकुर, मणिपुर में जॉयसन KH, ओडिशा में उदित नारायण प्रधान, तेलंगाना में यादवल्ली वेंकटा स्वामी और पश्चिम बंगाल में प्रियंका चौधरी को NSUI प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। झारखंड औद्योगिक नीति के प्रावधान में अहम बदलाव, उद्यमियों को फायदा होगा। झारखंड औद्योगिक नीति के प्रावधान में अहम बदलाव किया गया है। इस नीति से GST इंसेंटिव से संबंधित प्रावधान को विलोपित हटा दिया गया है। इसकी जगह GST रिइंबर्समेंट का प्रावधान लागू किया गया है। यह प्रावधान झारखंड औद्योगिक व निवेश प्रोत्साहन नीति, झारखंड टेक्सटाइल व फुटवेयर नीति, झारखंड ऑटोमोबाइल व ऑटो कंपोनेंट नीति और झारखंड औद्योगिक नीति में लागू होगा। क्यों लागू किया गया है, यह प्रावधान जानते हैं। राज्य में निवेश को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पूर्व की औद्योगिक नीतियों में नेट वैट रिइंबर्समेंट अनुदान ग्रांट के रूप में औद्योगिक इकाइयों को दिया जा रहा था, लेकिन GST कर प्रणाली लागू होने के कारण स्टेट GST रिइंबर्समेंट औद्योगिक इकाइयों को देने का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में विभिन्न औद्योगिक नीतियों में नेट वैट रिइंबर्समेंट के स्थान पर SGST रिइंबर्समेंट की गणना राज्य के खजाने में वास्तविक वसूली के आधार पर की गई है। क्या होगा फायदा जानते हैं। औद्योगिक इकाइयों को इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से डेबिट करके भुगतान किए गए नेट SGST की प्रतिपूर्ति की जाएगी। सभी इनपुट समाप्त होने के बाद औद्योगिक इकाई द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की अंतर्राज्य आपूर्ति की जाएगी। कर क्रेडिट बही खाता में उपलब्ध होगा। SGST प्रतिपूर्ति संबंधित नीति प्रावधानों के अनुसार वार्षिक रूप से की जाएगी। 200 यूनिट फ्री बिजली स्कीम, आज से घरेलू उपभोक्ताओं की होगी मीटर रीडिंग। झारखंड सरकार की अति महत्वाकांक्षी 200 यूनिट फ्री बिजली स्कीम 14 अगस्त से पूरी तरह से धरातल पर उतर दिया गया। JBVNL इस स्कीम का फायदा देने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं के मीटर की रीडिंग शुरू करेगी। मीटर रीडिंग करने पर जुलाई माह में जिन उपभोक्ताओं की बिजली खपत 200 यूनिट तक होगी, उन्हें किसी प्रकार का भुगतान नहीं करना होगा। रीडर बिजली उपभोक्ताओं का बिल निकालेंगे। जिन घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली खपत 200 यूनिट तक होगा, उनके बिल में 0 लिखा मिलेगा, यानी इनका बिल पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। बता दें कि 200 यूनिट फ्री बिजली स्कीम को लेकर पहले चरण में HT उपभोक्ताओं का बिल निकाला गया। वहीं दूसरे चरण में 14 अगस्त से घरेलू उपभोक्ताओं का बिल निकाला गया। जारी संकल्प के अनुसार मुफ्त बिजली योजना के तहत 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को एनर्जी चार्ज, फिक्स्ड चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आदि नहीं लगेंगे। इतना ही नहीं, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के वैसे सभी उपभोक्ता जो 200 यूनिट तक बिजली खपत करते हैं, उन्हें मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिलेगा। पूर्व में बिजली उपभोक्ताओं के सॉफ्टवेयर का संचालन HCL करती थी, लेकिन अब इसका संचालन फ्लुएंट ग्रिड कर रही है। बता दें कि वर्तमान में रांची जिले में 5,36,564 घरेलू उपभोक्ता हैं। इनमें से 4.33 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जो हर माह लगभग 200 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में इन 4.33 लाख उपभोक्ताओं को फ्री बिजली योजना का लाभ मिलेगा। वहीं राज्य भर की बात करें तो कुल घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 45,77,616 है। इनमें 31,44,634 उपभोक्ता ऐसे हैं जो 200 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करते हैं। ये सभी उपभोक्ता 200 यूनिट मुफ्त बिजली के दायरे में आ जाएंगे। इसके एवज में राज्य सरकार पर हर माह 344.36 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार बढ़ेगा। सरकार उक्त राशि सब्सिडी के रूप में झारखंड बिजली वितरण निगम को उपलब्ध कराएगी। बता दें कि झारखंड सरकार वर्तमान में 400 यूनिट तक बिजली खपत पर सब्सिडी देती है, यानी जिन उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक विभिन्न स्लैबों में जो सब्सिडी लाभ मिल रहा है,
वह पूर्व की तरह मिलता रहेगा। वहीं 400 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वालों को वर्तमान टैरिफ की दर से भुगतान करना होगा। सैमफोर्ड अस्पताल है या जल्लाद खाना? बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 9 निवासी हनुमाला देवी 61 वर्ष को हाई ब्लड प्रेशर और शुगर की शिकायत थी। तबीयत खराब होने पर परिजन 27 जुलाई को उन्हें बोकारो से बेहतर इलाज के लिए रांची लेकर पहुंचे। कोकर चौक के पास स्थित सैमफोर्ड अस्पताल में हनुमाला देवी को भर्ती कराया गया। 19 दिनों तक उनका अस्पताल में इलाज चलता रहा। अस्पताल प्रबंधन ने इलाज मद में 7 लाख रुपए परिजनों से वसूले, लेकिन मरीज की जान बचाई न जा सकी। मंगलवार को दोपहर 12:30 बजे मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों से मौत का कारण जानना चाहा तो अस्पताल प्रबंधन व डॉक्टरों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। परिजनों ने इलाज की पर्ची फाइल देखनी चाही तो उनके साथ बदसलूकी की गई। इस बीच महिला की एक बेटी ने इलाज की फाइल हासिल कर ली और उसे अपने शरीर में छिपा लिया। इस बीच अस्पताल प्रबंधन ने आधा दर्जन बाउंसरों को उसके पीछे लगा दिया। बाउंसर मृतिका हनुमाला देवी के 3 बेटों और 2 बेटियों को आईसीयू से बाहर ले गए और लात घूंसे बरसाने लगे। कहने लगे, यहां हो हल्ला मत करो, नहीं तो मारकर नक्शा बिगाड़ देंगे। बाउंसरों के घूंसे से मृतका के बेटे संजय प्रसाद सिंह के आंख के ऊपर गहरा जख्म हो गया। इसके बाद बाउंसरों ने दोनों बेटों व दोनों बेटियों को भी खदेड़कर पीटना शुरू कर दिया। बाउंसर फाइल हासिल करना चाहते थे। बाद में हनुमाला देवी की बेटी को एक कमरे में ले गए और इलाज की पर्ची छीन लिया और मारते बाहर निकाल दिया। इस संबंध में पीड़ितों ने सदर थाना में अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। मृतका के मंझले बेटे अजीत प्रसाद ने बताया कि दोपहर 12:30 बजे से लगभग 2 बजे तक उनके साथ मारपीट की गई। थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद वे एम्बुलेंस से मां का शव लेकर बोकारो के लिए निकले तो रास्ते में एम्बुलेंस चालक को अस्पताल प्रबंधन के लोगों ने फोन कर रोक दिया। किसी तरह हाथ पैर जोड़कर उन्होंने एम्बुलेंस चालक को बोकारो चलने को कहा। दरअसल अस्पताल प्रबंधन उन पर केस वापस लेने का दबाव बना रहे थे, लेकिन उन लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी। मां का शव लेकर बोकारो लौट गए। अजीत ने बताया कि बाउंसरों ने उनकी दोनों बहनों रानी सिंह और रेखा सिंह से भी मारपीट की, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। वे केस करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दे रहे थे। बेटे अजीत ने बताया, मरीज से मिलने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने दोपहर 12 का टाइम दे रखा था। जब वे लोग मां को देखने आईसीयू में पहुंचे तो देखा नर्स मां की छाती पर पंप कर रही है। फिर वे मां को छोड़कर चली गईं। अजीत ने बताया कि जब वे मां के पास पहुंचे, उनके शरीर को छूकर देखा तो पाया कि शरीर ठंडा हो चुका था। मां की मौत हो चुकी थी। उन्होंने मां के शरीर को देखा तो पाया कि शरीर का पिछला हिस्सा सड़ चुका है। शरीर सड़ने का कारण पूछने पर आईसीयू के डॉक्टर बहानेबाजी करने लगे। कोई कुछ जवाब नहीं दे रहा था। इस बीच उनकी बहन रेखा ने मां के इलाज से संबंधित फाइल अपने पास छिपाकर रख ली तो डॉक्टरों ने बाउंसरों को बुलवा लिया। आधा दर्जन बाउंसर 3 भाइयों और 2 बहनों को घसीटकर बाहर ले गया और मारपीट करने लगे। बाउंसर इलाज से संबंधित फाइल हासिल करने के लिए जान से मारने की धमकी दे रहे थे। बहन के साथ भी बदसलूकी की तो उन लोगों ने केस दर्ज कराया। घटना के संबंध में अस्पताल प्रबंधन का पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। झारखंड पुलिस के अफसरों ने सरकार को अरबों का कराया नुकसान, जानें कैसे। झारखंड पुलिस के अफसरों की वजह से राज्य सरकार को पिछले 1.5 दशक से ज्यादा समय से अरबों का नुकसान उठाना पड़ा है। दरअसल केंद्र सरकार से मिलने वाले सुरक्षा संबंधी व्यय एसआरआई फंड से झारखंड पुलिस ने कई जिलों में किराए पर 4 पहिया वाहन लिया। इसका इस्तेमाल नक्सल अभियान, विधि व्यवस्था और अफसरों के आने जाने को लेकर किया गया, लेकिन इस दौरान मोटर अधिनियम का खुलेआम उल्लंघन किया गया। नियम के अनुसार सरकारी कार्यालयों में किराए और लीज पर चलने वाले सभी वाहनों का कॉमर्शियल निबंधन होना चाहिए, साथ ही उस पर पीला नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। लेकिन झारखंड पुलिस ने जितने भी किराए पर 4 पहिया वाहन लिए थे, उसमें से अधिकतर वाहनों में पीले नंबर प्लेट की जगह प्राइवेट नंबर वाले सफेद प्लेट लगे थे। इसको लेकर झारखंड पुलिस अफसरों ने कोई आपत्ति भी नहीं जताई और वाहन के मालिक ने टैक्स बचाने के लिए बिना कमर्शियल नंबर के वाहनों को किराए पर लगा दिया।
क्या है एसआरआई फंड, चलिए जानते हैं। एसआरआई फंड केंद्र सरकार की ओर से नक्सलवाद और उग्रवाद प्रभावित राज्यों को उपलब्ध कराई जाती है ताकि परिवहन, संचार, वाहनों को किराए पर लेना, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को स्टाइपेंड देना और सुरक्षा बलों के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण जैसे सुरक्षा संबंधी व्यय की भरपाई की जा सके। दरअसल राज्यों की ओर से धन मिलने में देरी होने की वजह से जवानों के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण में काफी विलंब हो जाता था। इसीलिए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। गौरतलब है कि एसआरआई फंड उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में पुलिस बल को साधन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी खर्च किया जाता है। एसआरआई फंड से होता है ये काम। उग्रवादी हिंसा में मारे गए नागरिकों, सुरक्षा बल के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए, सरेंडर करने वाले नक्सली को मुआवजा देने के लिए, फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन के निर्माण के लिए, सिविक एक्शन प्रोग्राम के लिए, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए, नक्सल विरोधी अभियानों में हेलीकॉप्टर मुहैया कराने के लिए, 4 पहिया और 2 पहिया वाहन के लिए, पुलिस पिकेट बनाने के लिए, उग्रवाद प्रभावित राज्यों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती के लिए। झारखंड में सिर्फ 5 जिला नक्सल प्रभावित केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड में नक्सल प्रभावित जिलों के आधार पर श्रेणीकरण कर राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में अब 5 जिले ही नक्सल प्रभावित रह गए हैं। इनमें गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम का नाम शामिल है। वहीं देश के 5 राज्यों के 12 सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिलों की श्रेणी में झारखंड का सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम जिला का नाम शामिल है। गढ़वा एसपी दीपक ने भाकपा माओवादी के जोनल कमांडर को किया था ढेर, मिलेगा राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार। गृह मंत्रालय ने गढ़वा एसपी दीपक पांडेय को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए नामित किया है। उन्हें यह सम्मान वर्ष 2022 में भाकपा माओवादियों से हुई मुठभेड़ में संगठन के जोनल कमांडर को ढेर करने के लिए मिला है, जब दीपक पांडेय लोहरदगा में एएसपी अभियान के तौर पर पदस्थापित थे। उस दौरान 29 दिसंबर 2022 को उन्हें एक गुप्त सूचना मिली थी कि भाकपा माओवादियों का एक दस्ता लोहरदगा के बुगधू थाना क्षेत्र के कोरगो जंगल में है। इस सूचना के आधार पर एएसपी अभियान के नेतृत्व में जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ घटनास्थल पर पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस की भाकपा माओवादी के रविंद्र गंजू के दस्ते के साथ मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में भाकपा माओवादी के एक सब जोनल कमांडर चंद्रभान पाहन ढेर हो गया था, जबकि दूसरा सब जोनल कमांडर गोविंद ब्रिजिया को पुलिस ने पकड़ लिया था। वीरता पदक पाने वाले फायरमैन प्यारेलाल ने कोलतार भंडारण में लगी आग बुझाकर बचाई थी लोगों की जान। झारखंड अग्निशमन विभाग के फायरमैन प्यारेलाल तंबवार को स्वतंत्रता दिवस पर वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें यह सम्मान कोलतार भंडारण समेत कई जगहों पर लगी आग बुझाकर लोगों की जान बचाने के लिए मिलेगा। प्यारेलाल तंबवार साल 1990 में फायरमैन ड्राइवर के रूप में नियुक्त हुए थे। वे तब से पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपने कर्तव्य का पालन करते रहे हैं। अग्निशमन सेवा में नियुक्त होने के बाद तंबवार जमशेदपुर, डाल्टनगंज, सिंदरी डोरंडा, गुमला, मानगो, जमशेदपुर और साहिबगंज में कार्यरत रहे हैं। उन्होंने सैकड़ों आग बुझाने की घटनाओं में भाग लिया और लोगों की जान बचाई। चोट लगने के बाद भी प्यारेलाल ने किया था कर्तव्य का पालन। बता दें कि साहिबगंज के जिले के हाजीपुर गांव में 16 मई 2023 को एक सड़क निर्माण स्थल पर भीषण आग लग गई थी। सूचना मिलते ही फायरमैन प्यारेलाल तंबवार प्रधान अग्निचालक के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि सड़क निर्माण उपकरण और कोलतार भंडारण टैंक में आग लगी थी। आग लगने के कारण ग्रामीणों और एनएच 80 पर गुजरने वाले वाहनों की सुरक्षा में गंभीर खतरा पैदा हो गया था। घटना के दौरान आग से उत्पन्न गर्मी के कारण कोलतार भंडारण टैंक भी विस्फोट हो गया था। इस विस्फोट में फायरमैन प्यारेलाल तंबवार को गंभीर चोटें आई थीं। इसके बावजूद कर्तव्य के प्रति समर्पण भावना दिखाते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर फायरमैन प्यारेलाल तंबवार अग्निशमन कार्य में लगे रहे। अंततः प्यारेलाल ने टैंकों में लगी आग पर काबू पाया। डीजी अग्निशमन सेवा ने प्यारेलाल को इस साहसिक कार्य के लिए 5,000 की राशि से पुरस्कृत किया था। साथ ही सरकार से वीरता पदक के लिए अनुशंसा की थी। इस घटना के बाद
प्यारेलाल को ब्लड कैंसर की बीमारी हो गई, जिसके बाद से वो मुंबई में इलाजरत हैं। हजारीबाग चनारों में शुरू हुआ अवैध कोयला कारोबार, वन विभाग ने पकड़ा लोडेड ट्रक। हजारीबाग जिले में एक बार फिर से कोयले का अवैध कारोबार शुरू हो गया है। कोयला तस्करी का खेल जिले के चनारों इलाके से शुरू हुआ है, जहां से हर दिन 6 से 7 ट्रक कोयला मंडी में भेजा जा रहा है। इन क्षेत्रों में ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से कोयला गिराया जा रहा है। सीसीएल के चोरी के कोयले और अवैध खनन कर निकाले गए कोयले को इन क्षेत्रों में जमा कर ट्रक के माध्यम से मंडियों में पहुंचाया जा रहा है। इसी दौरान अवैध कोयला लोड एक ट्रक को वन विभाग ने पकड़ा है। इस संबंध में बताया जा रहा है कि ट्रक मंगलवार की रात अवैध कोयला लोड कर जा रहा था, लेकिन बारिश होने की वजह से मिट्टी में ट्रक फंस गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर वन विभाग की टीम ने पहुंचकर JH तेरहड़ी 0970 नंबर का अवैध कोयला लोड ट्रक पकड़ा। माओवादी कमांडर नितेश यादव दस्ते के 2 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, हथियार समेत अन्य सामान बरामद। माओवादी कमांडर नितेश यादव दस्ते के 2 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। हुसैनाबाद डीएसपी मुकेश कुमार और थाना प्रभारी संजय यादव के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने यह कार्रवाई की है। गिरफ्तार नक्सलियों में प्रसिद्ध परहैया और दौलत यादव शामिल है। इसके पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा के अलावा हथियार बनाने में उपयोग आने वाले कई सामान बरामद किए हैं। दोनों नक्सली नितेश यादव दस्ते का सक्रिय सदस्य है और कई हिंसक घटनाओं को अंजाम देने में शामिल रहा है। पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। एसपी रिश्मा रमेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को बताया कि मंगलवार को सूचना मिली कि माओवादी कमांडर नितेश यादव के दस्ते का सक्रिय सदस्य प्रसिद्ध परहैया अपने सहयोगी दौलत यादव के साथ केमो प्रतापपुर के पाही में मुनारिक विश्वकर्मा के साथ देखा गया। इसके बाद पुलिस की टीम ने छापेमारी कर दोनों नक्सली को गिरफ्तार किया। पूछताछ के क्रम में पता चला कि नितेश यादव दस्ते के सक्रिय सदस्य प्रसिद्ध परहैया का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। वर्तमान में यह छोट मोटे नक्सल घटनाओं के अलावा जून माह में सड़ेया डंडिला सड़क निर्माण कार्य में लगी जेसीबी और ट्रैक्टर आगजनी में शामिल था। टेरर फंडिंग केस, टीपीसी जोनल कमांडर भीखन गंझू को हाई कोर्ट से बेल। चतरा के टंडवा स्थित मगध व आम्रपाली कोयला परियोजना से टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद टीपीसी के जोनल कमांडर भीखन गंझू उर्फ दीपक कुमार को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। हाई कोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में भीखन गंझू की बेल याचिका पर सुनवाई हुई। वह एनआईए कांड संख्या 2018 से जुड़े मामले में आरोपी है और 25 मार्च 2022 से जेल में है। बता दें कि टेरर फंडिंग केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में डे टू डे जारी है। अब तक एनआईए की ओर से 120 से अधिक गवाहों को प्रस्तुत किया जा चुका है। डीजीपी के निर्देश पर रांची पुलिस डायल 112 का बनाया क्यूआर कोड। डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर रांची पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा को ध्यान रखते हुए एटीएम संबंधी अपराध की रोकथाम और त्वरित कार्रवाई के लिए डायल 112 का क्यूआर कोड बनाया है, जिसकी शुरुआत बुधवार को डीआईजी अनूप बिरथरे और एसएसपी चंदन सिन्हा के द्वारा वाहनों पर चिपकाकर उद्घाटन किया गया। क्यूआर कोड को जिला के सभी ऑटो, ई रिक्शा और नगर निगम के सभी बसों पर चिपकाया जाएगा, जिसे महिलाएं आसानी से स्कैन कर डायल 112 में छेड़खानी संबंधी और अन्य शिकायत दर्ज कर सकेंगी। इसी प्रकार एटीएम संबंधी धोखाधड़ी या साइबर अपराध की सूचना और शिकायत के लिए क्यूआर कोड बनाया गया है, जिसे शहर के सभी एटीएम में चिपकाया जाएगा, जिसे सभी आमजन आसानी से आवश्यकता पड़ने पर स्कैन कर डायल 112 में अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इस प्रकार इन क्यूआर कोड की व्यवस्था के माध्यम से डायल 112 को और अधिक प्रभावी बनाया गया है, ताकि लोग आसानी से अपनी शिकायतें दर्ज कर सकें और उनको त्वरित सहायता मिल सके। संताल आदिवासियों को समाप्त करने में लगी है सरकार, बाबूलाल। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। बाबूलाल ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा
कि वर्तमान समय में बांग्लादेशी सीमा से सटे राज्य के कई जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों का नियंत्रण स्थापित हो गया है। हेमंत सरकार घुसपैठियों को फर्जी दस्तावेज और प्रशासनिक संरक्षण देकर संताल आदिवासियों को समाप्त करने में लगी है। बांग्लादेश में संताल आदिवासी समाज की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं। बांग्लादेशी उन्मादियों द्वारा दिनाजपुर में संताल विद्रोह के नायक वीर सिद्धो कान्हू की प्रतिमा को खंडित करना दुर्भाग्यपूर्ण है। बांग्लादेशी मुसलमान संताल आदिवासियों की हर पहचान को सोची समझी साजिश के तहत क्रमबद्ध तरीके से मिटा रहे हैं। चाहे झारखंड हो या बांग्लादेश, संताल आदिवासी दोनों जगह बांग्लादेशी मुसलमानों के आतंक से त्रस्त हो चुके हैं। सरकार ऐसे तत्वों को बढ़ावा देकर आदिवासियों की पहचान मिटाने में सहयोग कर रही है। बाबूलाल ने एक अन्य पोस्ट में लिखा कि 14 अगस्त 1947 का दिन इतिहास का वह काला अध्याय है जब तुष्टीकरण और राजनीतिक स्वार्थ के लिए हमारी देश का विभाजन कर दिया गया। विभाजन के कारण हुए सांप्रदायिक दंगों और हिंसा के कारण लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और अपना सब कुछ छोड़ विस्थापित होना पड़ा। देश के बंटवारे के इस असहनीय दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने ट्वीट कर कहा कि आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर इस त्रासदी में अपने प्राणों की आहुति देने वाले प्रत्येक पुण्यात्माओं को कोटि कोटि नमन। 1947 में आज ही के दिन देश को बंटवारे का अमानवीय दंश झेलना पड़ा था। भारत का विभाजन अभूतपूर्व मानव विस्थापन और पलायन की एक दर्दनाक कहानी है। इस त्रासदी में अपना सब कुछ खो देने वाले असंख्य लोगों के संघर्ष और बलिदान को राष्ट्र नमन करता है। साइबर अपराधियों ने हजारीबाग डीसी का फेक व्हाट्सएप अकाउंट बनाया। साइबर अपराधियों ने एक बार फिर आईएएस अधिकारी को निशाना बनाया है। इस बार साइबर अपराधियों ने हजारीबाग डीसी नैन्सी सहाय का फेक व्हाट्सएप अकाउंट बनाया है। इसके जरिए साइबर अपराधी लोगों को मैसेज भेज रहे हैं। डीसी नैन्सी सहाय ने लोगों को आगाह किया है। साथ ही उन्होंने जनता से अपील की है कि उक्त व्हाट्सएप नंबर से मैसेज आने पर कोई प्रतिक्रिया न दें, साथ ही उस नंबर को ब्लॉक कर दें। नैन्सी सहाय ने कहा कि अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति डीसी का फेक व्हाट्सएप आईडी का उपयोग कर रहा है तो आपको तुरंत उचित कदम उठाना चाहिए। सबसे पहले यह पुष्टि करें कि व्हाट्सएप आईडी वास्तव में फेक है और उपायुक्त की ऑनऑफिशियल आईडी नहीं है। इसके बाद उपायुक्त कार्यालय को इस बारे में सूचित करें। बांग्लास्तान देश बनाने की चल रही साजिश, बाबूलाल मरांडी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड के बड़े हिस्से संताल बहुल इलाके को बांग्लास्तान देश बनाने की साजिश चल रही है। बाबूलाल ने खुफिया एजेंसियों का हवाला देकर एक्स पर पोस्ट में लिखा कि झारखंड के बड़े हिस्से संताल बहुल इलाके, बिहार का किशनगंज, पश्चिम बंगाल, अधिकांश उत्तर पूर्वी राज्य, नेपाल और म्यांमार के कुछ हिस्से को मिलाकर बांग्लास्तान नामक देश बनाने की साजिश चल रही है। 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार की तख्तापलट के बाद कट्टरपंथी गजवातुल हिंद गैर मुसलमानों के खिलाफ युद्ध और इस्लामिक बांग्लादेश के मकसद को पूरा करने की जुगत में लगे हैं। बांग्लादेश में उत्पन्न हालात और कट्टरपंथियों का खतरनाक मंसूबा पूरे देश के साथ साथ झारखंड के लिए भी अत्यंत संवेदनशील है। झारखंड में जिस प्रकार अचानक से बांग्लादेशी मुसलमानों की आबादी बढ़ी है, उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस और जामुमो भी कट्टरपंथियों के मकसद को पूरा करने में लगे हैं। राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश और समाज का विभाजन करने वाली कांग्रेस जामुमो जैसी पार्टियां सत्ता के लिए हमेशा विदेशी ताकतों के साथ ही खड़ी नजर आई हैं। इसलिए इस कठिन घड़ी में आदिवासी समाज के साथ साथ 3.5 करोड़ झारखंडवासियों को भी चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। बाबूलाल मरांडी ने अपने दूसरे पोस्ट में कहा कि झारखंड में सवाल पूछना मना है। सवाल कैसा भी हो, सवाल का उद्देश्य कैसा भी हो, हेमंत सोरेन के निर्देशानुसार झारखंड में शासन और प्रशासन से सवाल पूछने की सख्त पाबंदी है। इसके बाद भी अगर आपने हिम्मत करके हिम्मत वाली सरकार से सवाल पूछने की जुर्रत भी की तो तैयार हो जाइए पुलिस की लाठी खाने को, तैयार हो जाइए अपनी हड्डियां तुड़वाने को। बाबूलाल ने आगे लिखा कि ऐसी ही घटना राजधानी रांची से सामने आई है,
जहां परिवार के लोगों की बस एक गलती थी कि उन्होंने इलाजरत अनुमाला देवी की मौत के कारणों के बारे में अस्पताल प्रशासन से पूछ लिया। फिर क्या, जैसा हाल हेमंत सरकार से सवाल पूछने पर पुलिस की लाठी करती है, वैसा ही हाल अस्पताल प्रशासन में तैनात बाउंसरों ने परिवार वालों के साथ किया। इन सब के बाद एक सवाल सबके सामने खड़ा हो जाता है कि हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन किसको? सिर्फ पुलिस और प्रशासन को। एक्शन में चीफ सेक्रेटरी मांगी स्वीकृत योजनाओं के प्रगति की रिपोर्ट। राज्य के चीफ सेक्रेटरी एल खियांगिते पूरी तरह से एक्शन में हैं। अब उन्होंने पिछले 6 महीने के अंदर कैबिनेट की हुई बैठक में जिन योजनाओं को स्वीकृति दी गई है, उनके क्रियान्वयन से संबंधित पूरी रिपोर्ट संबंधित विभागों से मांगी है। साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं से भी अवगत कराने को कहा है। चीफ सेक्रेटरी ने लोकहित और जन कल्याणकारी योजनाओं को जल्द पूरा करने का भी निर्देश दिया है। सभी योजनाओं को 6 महीने के अंदर पूरा करने का भी निर्देश दिया है। इसे लेकर विभाग के पदाधिकारी रेस हो गए हैं। चीफ सेक्रेटरी ने विभागीय स्तर पर नीतियों की समीक्षा करने को कहा है। साथ ही खामियों को जल्द से जल्द दूर करने की बात भी कही है। आंध्र प्रदेश की तर्ज पर रिटायरमेंट एज 60 से 62 करने की मांग पर अड़े, सीएम को सौंपा ज्ञापन। राज्य के विभिन्न कर्मचारी संघ आंदोलन की राह पर हैं। कर्मचारी संघों के बैनर तले लगभग 2.50 कर्मचारी पदाधिकारियों से रिटायरमेंट की उम्र सीमा 60 से 62 साल करने की मांग की है। इन कर्मचारी संघों का कहना है कि झारखंड में भी आंध्र प्रदेश की तर्ज पर रिटायरमेंट की उम्र सीमा 60 से 62 साल होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में पदाधिकारियों और कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ा दी गई है। सचिवालय सेवा संघ ने सीएम को ज्ञापन सौंप रिटायरमेंट की उम्र सीमा 60 से 62 साल करने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में इसे लागू कर दिया गया है। इस दिशा में झारखंड सरकार को भी सकारात्मक पहल करनी चाहिए। डिप्लोमा अभियंता संघ ने भी रिटायरमेंट की उम्र सीमा 60 से 62 साल करने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष गुप्तेश्वर राम ने कहा है कि सेवानिवृत्ति के समय अभियंता अपने कार्यों में काफी कुशल एवं अनुभवी होते हैं। उनकी कार्य कुशलता और अनुभव का उपयोग राज्य हित में किया जा सकता है, जिससे राज्य के विकास को गति मिल सकती है। संघ की ओर से कहा गया है कि ईपीएफओ के द्वारा राज्य सरकार के अभियंताओं की रिटायरमेंट की उम्र सीमा 60 से 62 साल करने की सलाह दी है। झारखंड वित्त सेवा के पदाधिकारियों ने भी रिटायरमेंट की उम्र सीमा 60 से 62 साल करने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष विनय कुमार सिन्हा ने कहा है कि वर्ष 1998 में केंद्र सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति की उम्र को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किया गया। वर्ष 1998 60 से 62 से लेकर अब तक भारत में जीवन प्रत्याशा वृद्धि होकर लगभग 62 वर्ष से 70 वर्ष हुई है। वर्तमान में झारखंड वित्त सेवा के सेवानिवृत्त प्राप्त करने वाले समस्त पदाधिकारीगण शारीरिक एवं मानसिक रूप से तंदुरुस्त एवं कार्य करने में सक्षम है, जिनके पास समस्त सेवा काल का राजस्व संग्रहण संबंधी सबसे अच्छा सेवानुभव है, जो राज्य के समग्र विकास के लिए वृहत्तर रूप से लाभ मिल सकता है। वित्त सेवा के पदाधिकारियों के सेवानिवृत्ति उपरांत राज्य सरकार के अन्य विभागों एवं विभिन्न संस्थानों में इनके वित्त एवं लेखादि संबंधी सेवानुभव व कार्यकुशलता का लाभ प्राप्त करने के लिए तत्पर रहते हैं और वित्तीय सलाहकार आदि के पदों पर नियुक्त होकर सेवा दे रहे हैं। सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने से कर्मियों को पेंशन के भुगतान को फलस्वरूप उत्पन्न वित्तीय भार को कम किया जा सकता है। राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ ने सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 से 62 साल करने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष राकेश प्रसाद ने इस बाबत मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है। सचिवालय घेराव केस। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, बाबूलाल व संजय सेठ के खिलाफ धुर्वा थाना में दर्ज एफआईआर रद्द। झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ और धनबाद सांसद ढुल्लू महातो समेत 2 दर्जन से ज्यादा भाजपा नेताओं को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बुधवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने 28 प्रार्थियों के खिलाफ प्राथमिकी को रद्द कर दिया है।
दरअसल पिछले वर्ष भाजपा के सचिवालय घेराव कार्यक्रम में हुए उपद्रव के बाद 3 पूर्व सीएम, आधा दर्जन सांसद समेत 41 लोगों पर धुर्वा थाना में केस दर्ज किया गया है, जिसका कांड संख्या 107/2023 है। आरोपियों पर उपद्रव करने, दंगा भड़काने, सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, अपराध के लिए उकसाने और दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित धाराएं लगाई गई हैं। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में हुई। बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जालान और शिवानी जालूका ने बहस की। पलामू प्रदेश में बढ़ती अराजकता के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन। प्रदेश में बढ़ती अराजकता, लूट, छिनतई, दुष्कर्म और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के विरोध में बुधवार को पलामू जिला भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने समाहरणालय के समक्ष जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला मोर्चा अध्यक्ष शिटू गुप्ता ने किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान महिलाएं हेमंत सोरेन की सरकार बंद करो, यह अत्याचार, भाजपा की नाज हैं हम, जुल्म की आवाज हैं हम आदि नारे लगा रही थीं। राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार, गरीबों, किसानों की उपेक्षा, वादा खिलाफी, हत्या व महिलाओं पर अत्याचार बढ़ने का आरोप लगाकर भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय का घेराव एवं आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। इसमें जिले भर की मोर्चा की महिलाएं शामिल थीं। इसके पूर्व मोर्चा की कार्यकर्ता लघु सिंचाई विभाग कार्यालय मैदान के पास जमा हुईं और वहां से जुलूस की शक्ल में समाहरणालय पहुंची। समाहरणालय के समक्ष सभा में कार्यक्रम की प्रभारी सीमा सिंह ने कहा कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में झारखंड राज्य में 27 महिलाओं की दहेज प्रताड़ना से हत्या हुई है। 107 महिलाओं का अपहरण, 51 महिलाओं को रेप कर हत्या व 78 महिलाओं का सामान्य रूप से हत्या हुई है। महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष रूपा सिंह ने कहा कि राज्य में गठबंधन की सरकार बनने के बाद से विकास का कार्य ठप है। राज्य की गठबंधन सरकार ने लोगों को धोखा दिया है। महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष शिटू गुप्ता ने कहा कि महिलाएं हेमंत राज्य में सुरक्षित नहीं हैं। विरोध कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अमित तिवारी, छतरपुर विधायक पुष्पा देवी, डाल्टनगंज विधायक आलोक चौरसिया, पांकी विधायक शशिभूषण मेहता, हुसैनाबाद नेता विनोद सिंह, मेदिनीनगर की पूर्व महापौर अरुणा शंकर, महिला मोर्चा के प्रदेश महामंत्री सीमा सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष रूपा सिंह, नीलम देवी, पिंकी विश्वकर्मा, सुजाता सिंह, सरिता देवी, सुमित्रा देवी, सुनयना देवी, नगीना देवी, मधुलता रानी, रीना किशोर, मंजू गुप्ता, लक्ष्मी रवि, सुजाता सिंह, सुमन सिंह, रूबी सिंह, अनिता देवी, रजनी देवी, पूनम देवी, रीता देवी समेत पलामू जिले से सैकड़ों की संख्या में महिलाएं शामिल थीं। ईशान किशन और कुमार कुशाग्र ने दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट में बनाई जगह। झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन जेएससीए के 2 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ईशान किशन और कुमार कुशाग्र को प्रतिष्ठित दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट में खेलने के लिए चुना गया है। ढाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को इंडिया डी टीम में जगह दी गई है। अपने प्रभावशाली बल्लेबाजी, कौशल और तेजी से रन बनाने की क्षमता के साथ ईशान जेएससीए टीम के लिए एक मूल्यवान संपत्ति रहे हैं। उन्होंने 2021 में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी शैली से क्रिकेट जगत में तहलका मचा रहे हैं। होनहार युवा बल्लेबाज कुमार कुशाग्र का चयन इंडिया ए टीम के लिए हुआ है। अपनी ठोस तकनीक और घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन से कुमार ने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा है। वह जेएससीए के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले रहे हैं और उन्होंने विकास की जबरदस्त संभावनाएं दिखाई हैं। एसोसिएशन को दोनों खिलाड़ियों पर बेहद गर्व है और वह उन्हें टूर्नामेंट के लिए शुभकामनाएं दी है। उनका चयन प्रतिभा को निखारने और अपने खिलाड़ियों को चमकने के अवसर प्रदान करने की एसोसिएशन की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। चाईबासा, नक्सलियों की साजिश नाकाम, आईडी बरामद। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया। बुधवार को सुरक्षा बलों ने
टोंटो थाना क्षेत्र के राजबासा जंगल से एक आईडी बरामद किया है। आईडी को उसी स्थान पर विनष्ट कर दिया गया। गौरतलब है कि बीते 10 अक्टूबर 2023 से सुरक्षा बलों के द्वारा गोइलकेरा थाना क्षेत्र कुइडा, छोटा कुइडा, मारादिरी, मेरालगढ़ा, हाथीबुरु, तिलाईबेड़ा, बोयपाई ससांग, कटंबा, बाएहातू, बोरोए, लेमसाडीह के सीमावर्ती क्षेत्र और टोंटो थाना क्षेत्र, हुसिपी, राजाबासा, तुम्बाहाका, रेगड़ा, पाटातौरब, गोबुरु, लुइया के सीमावर्ती क्षेत्र में प्रारंभ किया गया है। भाकपा माओवादी संगठन के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल, मोछू, अनल, असीम मंडल, चमन, अजय महतो, सागेन अंगरिया, अश्विन अपने दस्ता सदस्यों के साथ कोल्हान क्षेत्र में विध्वंसक गतिविधि के लिए भ्रमणशील हैं, जिसे लेकर सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं। विश्वनाथ शुक्ल को बनाया गया चीफ जस्टिस का ओएसडी, फहीम किरमानी का बोकारो ट्रांसफर। झारखंड हाई कोर्ट ने जिला जज रैंक के 9 न्यायिक पदाधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की है। इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। ट्रांसफर पोस्टिंग का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इन्हें अविलंब नए पदस्थापन वाली जगह पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है। सूची के मुताबिक हाईकोर्ट के वर्तमान रजिस्ट्रार मोहम्मद शाकिर का चाईबासा कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के पद पर तबादला किया गया है। विश्वनाथ शुक्ल को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का ओएसडी नियुक्त किया गया है। साथ ही फहीम किरमानी को बोकारो के तेनूघाट और बेरमो कोर्ट में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है। धनबाद चिरकुंडा में दर्जनों लोगों ने मासस का दामन थामा। चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र के गांजा गली स्थित एलिट पब्लिक स्कूल के सामने बुधवार को मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इसमें पूर्व विधायक अरूप चटर्जी के नेतृत्व में विभिन्न राजनीतिक दलों को छोड़कर लोग मासस में शामिल हुए। चटर्जी ने सभी आगंतुकों को पार्टी में शामिल करते हुए उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आपके शामिल होने से चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र में मासस मजबूत होगी। आपके हर सुख दुख में मासस कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। पार्टी में शुभम अग्रवाल, भोलाराम, रविकांत पाठक, अजय कुमार गुप्ता, सूरज कुमार साब, जोगिंदर साब, विकास अग्रवाल, राजेश प्रसाद, सूरज रवानी, कारण पंडित, कृष्णा भुइया, विक्की साव, संजय यादव, रंजीत यादव, इंद्र साव, शंकर सिंह, शंकर चौबे, दिलीप कुमार, प्रवीण झा आदि शामिल हुए। समारोह में संतू चटर्जी, मानिक गोराई, अमरेश चक्रवर्ती, जियाउद्दीन शाह, श्यामा गाड़ियां, कौशिक आश, वरुण गोस्वामी, राजू घोष, अमित अग्रवाल, गुड्डू साव, नानटू गोस्वामी सहित अनेक लोग मौजूद थे। राज्य सरकार से हुई वार्ता। होटल अशोक के कर्मचारियों ने 15 अगस्त को आत्मदाह का फैसला टाला। 15 अगस्त की दोपहर 2 बजे होटल रांची अशोक के कर्मचारियों के आत्मदाह के फैसले के बाद प्रदेश सरकार की तरफ से एक समझौता वार्ता की गई, जिसमें सरकार के प्रतिनिधि की तरफ से कर्मचारियों से 2 महीने का समय मांगा गया। पर्यटन निदेशक ने भारत पर्यटन विकास निगम के प्रतिनिधि से कहा कि कर्मचारियों को हर माह वेतन देने की व्यवस्था करें और इनके समस्त बकाये वेतन का तुरंत भुगतान करवाएं। इस पर होटल के वरिष्ठ कर्मचारी पंकज कुमार ने कहा कि हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन 2 महीना होने के बाद हम लोग आपको सूचित भी नहीं करेंगे और घर में ही आत्मदाह कर लेंगे। बैठक में पर्यटन निदेशक, सीटीएसपी, एसडीएम, जिला पर्यटन पदाधिकारी, भारत पर्यटन विकास निगम के प्रतिनिधि अविनाश गजरानी और कर्मचारियों की तरफ से पंकज कुमार, दीपक कुमार सहाय, ओम प्रकाश, सुरेंद्र लाल शर्मा मौजूद रहे। पंकज कुमार ने बैठक के बाद कहा कि हम लोग 15 अगस्त को आत्मदाह करने के कार्यक्रम को खत्म नहीं कर रहे, बल्कि 2 महीने के लिए स्थगित कर रहे हैं। 2 महीने के बाद हम किसी की नहीं सुनेंगे और घर में ही आत्मदाह कर लेंगे। कहा कि हम लोग पर्यटन निदेशक के आश्वासन के बाद आत्मदाह का निर्णय स्थगित किए हैं, लेकिन केंद्र सरकार से हमें अब भी उम्मीद नहीं है। कज ने आगे कहा कि हटिया विधायक नवीन जायसवाल से हमें बहुत दुख हुआ। बगल में रहने के बावजूद वो हमसे एक बार भी मिलने नहीं आए। संजय सेठ इतने बड़े पद पर जाने के बावजूद भी एक बार संसद में बात उठाने के बाद एकदम खामोश हो गए। वहीं ओम प्रकाश ने कहा कि बैठक बहुत अच्छे माहौल में संपन्न हुआ। पर्यटन निदेशक
महोदया अंजलि यादव का प्रयास सराहनीय था। एक कर्मचारी दीपक कुमार सहाय ने कहा कि 4 वर्षों के बाद भी हमसे समय मांगा जा रहा है, लेकिन फिर भी आखिरी बार हम विश्वास कर आत्मदाह के कार्यक्रम को स्थगित कर रहे हैं, लेकिन बार बार झूठ नहीं चलेगा। गिरिडीह जमुआ में नकली विदेशी शराब जब्त, 2 गिरफ्तार। जमुआ गिरिडीह मुख्य मार्ग डोमन पहाड़ी में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब जब्त किया। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जमुआ थाना में खोरी महुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली कि एक कार में अवैध नकली विदेशी शराब जमुआ से कोडरमा के रास्ते बिहार ले जाया जा रहा है। एसपी के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसमें नीरज कुमार सिंह एसडीपीओ, पुलिस निरीक्षक ममता कुमारी, मणिकांत कुमार जमुआ थाना प्रभारी, एसआई रोहित कुमार सिंह, एसआई धीरेन्द्र कुमार, एएसआई हरेंद्र सिंह, बेले उरांव व वेद प्रकाश पांडे सहित पुलिस बल को शामिल थे। डोमन पहाड़ी मुख्य मार्ग पर वाहन चेकिंग के दौरान सेवरलेट कार, जिसका नंबर BR लद 7397 व ऊपर से बंगाल नंबर WB 74K6677 था, को जब्त किया गया। जांच के दौरान विभिन्न तरह के ब्रांड के लगभग 500 बोतल बरामद किए। वहीं बिहार के मो कलाम और मो शबाब को गिरफ्तार किया गया। जमुआ थाना में केस दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया गया। झारखंड को मिलेगी 1.36 लाख करोड़ रॉयल्टी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को 1 अप्रैल 2005 के बाद से केंद्र सरकार खनन कंपनियों से खनिज संपन्न भूमि पर रॉयल्टी का पिछला बकाया वसूलने की अनुमति दे दी। अदालत ने कहा कि केंद्र खनन कंपनियों द्वारा खनिज संपन्न राज्यों को बकाये का भुगतान अगले 12 वर्ष में क्रमबद्ध तरीके से किया जा सकता है। इसके साथ ही खनिज संपन्न राज्यों को रॉयल्टी के बकाया भुगतान पर किसी तरह का जुर्माना न लगाने का निर्देश दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड के लिए यह बड़ी जीत है। हम लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार झारखंड की जनता का हक मार रही थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद झारखंड को 1.36 लाख करोड़ मिलेंगे। इस रुपये से झारखंड का विकास होगा और यह राष्ट्रीय राज्य की जनता पर खर्च होगा। संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा, राज्य पिछले कर का दावा कर सकते हैं, लेकिन शर्तों के साथ कि कर की मांग 1 अप्रैल 2005 से पहले के लेन देन पर लागू नहीं होगी। पीठ ने 25 जुलाई के अपने फैसले को आगामी प्रभाव से लागू करने की केंद्र की याचिका बुधवार को खारिज कर दी, जिसमें राज्यों के पास खदानों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने के विधायी अधिकार को बरकरार रखा गया था। CJI चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि 25 जुलाई के आदेश को आगामी प्रभाव से लागू करने की दलील खारिज की जाती है। कर की मांग के भुगतान का समय 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 12 वर्षों में किस्तों में बांटा जाएगा। केंद्र ने खनिज संपन्न राज्यों को 1989 से खनिजों और खनिज युक्त भूमि पर लगाई गई रॉयल्टी उन्हें वापस करने की मांग का विरोध करते हुए कहा था कि इसका असर नागरिकों पर पड़ेगा। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों PSU को अपने खजाने से 70,000 करोड़ रुपए निकालने पड़ेंगे। CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि इस फैसले पर पीठ के 8 न्यायाधीश हस्ताक्षर करेंगे, जिन्होंने बहुमत से 25 जुलाई का फैसला दिया था, जिसमें राज्यों को खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का विधायी अधिकार दिया गया था। उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति नागरत्ना बुधवार के फैसले पर हस्ताक्षर नहीं करेंगी, क्योंकि उन्होंने 25 जुलाई को अलग फैसला दिया था। संविधान पीठ ने 25 जुलाई को 8:1 के बहुमत वाले फैसले में कहा था कि राज्यों के पास खदानों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का विधायी अधिकार है और खनिजों पर दी जाने वाली रॉयल्टी कोई कर नहीं है। इस फैसले ने 1989 के उस निर्णय को पलट दिया था, जिसमें कहा गया था कि केवल केंद्र के पास खनिजों और खनिज युक्त भूमि पर रॉयल्टी लगाने का अधिकार है। इसके बाद कुछ विपक्षी दल शासित खनिज संपन्न राज्यों ने 89 के फैसले के बाद से केंद्र द्वारा लगाई गई रॉयल्टी और खनन कंपनियों से लिए गए करों की वापसी की मांग की थी। तोपचांची में चोरों का आतंक।
ग्रामीण खुद कर रहे हैं गांवों में पहरेदारी। तोपचांची थाना क्षेत्र में लगातार बढ़ती चोरी की घटना के कारण लोग अब अपने गांव को सुरक्षित नहीं मान रहे हैं। अब लोगों ने अपने स्तर से ही गांव में पहरा देना शुरू कर दिया है। रात के समय गांव के युवा अपनी अपनी बारी से रात के समय चौकीदारी कर रहे हैं। एक सप्ताह पहले ही तोपचांची थाना क्षेत्र के कांडेडीह और बरवाडीह गांव में चोरी की 2 घटनाएं हुई थीं। दोनों ही मामलों में अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। ग्रामीणों ने बताया कि मंगलवार देर रात 7-8 अज्ञात लोगों का झुंड पांडेयडीह गांव में देखा गया। यह झुंड चोरी की मंशा से आया था। पुलिस की आते ही सभी लोग फरार हो गए। ग्रामीणों ने बताया कि सभी लोग 4 पहिया वाहन पर आए थे। वाहन जीटी रोड किनारे खड़ा किया गया था। अब पुलिस के साथ ग्रामीण भी अलर्ट हो गए हैं। वे अपने गांव की रक्षा के लिए खुद आगे आ रहे हैं। ग्रुप बनाकर गांव के निवासी अपने बारी पर रात में पहरा देते हैं, तब जाकर लोग चैन की नींद सो पाते हैं। कांडेडीह, पांडेडीह, सिन्हदाहा, सिस्कारी और अन्य गांवों में ग्रामीण लगातार पहरा दे रहे हैं। हालांकि मंगलवार देर रात तक तोपचांची पुलिस गांव में लगातार गश्त करती रही, लेकिन ग्रामीण भी रात में जगे हुए थे। सब्जी कारोबारी लूटकांड, 42,000 की हुई थी लूट। मालिक व पुलिस को बताया 2,42,000। 2 अपराधी अरेस्ट। सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी स्थित रोड नंबर 1 के समीप मंगलवार की अहले सुबह स्कूटी सवार 2 अपराधियों ने चाकू के बल पर एक सब्जी व्यवसायी के कर्मचारी से 42,000 लूट लिया था। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए राहुल बड़ाइक और बॉबी लोहरा नाम के 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से पुलिस ने 8,500 नकद भी बरामद किया है। पीड़ित संजय चौरसिया से 42,000 की लूट हुई थी, लेकिन पीड़ित ने अपने मालिक को बताया कि 2,42,000 की लूट हुई है। उसके बाद पुलिस को भी बताया कि करीब 2.5 लाख की लूट हुई है। पुलिस को इस बात की जानकारी मिली है कि संजय ने अपने मालिक और पुलिस को 2 लाख ज्यादा की लूट दिखाकर पैसे हड़पने की फिराक में था। इस बात का खुलासा तब हुआ जब दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। पूछताछ में दोनों ने बताया कि मात्र 42,000 ही लूटे हैं। सुब्रतो कप का खिताब जीतकर रांची लौटी खिलाड़ियों का हुआ सम्मान समारोह। 63वीं अंतर्राष्ट्रीय सुब्रतो कप अंडर 17 बालिका वर्ग फुटबॉल के फाइनल प्रतियोगिता में बांग्लादेश को 4-1 से पराजित कर चैंपियन बच्चियां बुधवार को रांची पहुंची। खिलाड़ियों के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के रांची स्थित मुख्यालय में भव्य सम्मान सह स्वागत समारोह आयोजित किया गया। पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों को पुष्पगुच्छ और उपहार देकर उनका उत्साहवर्धन किया। उनके स्वागत के लिए मौजूद राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक आदित्य रंजन और राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीर सेन सोरेंग ने खिलाड़ियों को इस जीत के लिए बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। खिलाड़ियों ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह से मुलाकात की और खेलों के प्रोत्साहन और प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे सहयोग के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विभाग का आभार प्रकट किया। खिलाड़ियों ने भविष्य में और भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में झारखंड और देश का प्रतिनिधित्व करने की इच्छा जाहिर की और इसके लिए लगातार प्रयास जारी रखने का संकल्प लिया। धनबाद निरसा प्रखंड के 400 छात्र छात्राओं को बीच साइकिल बांटी गई। निरसा प्रखंड कार्यालय परिसर में बुधवार को कल्याण विभाग द्वारा निरसा प्रखंड के 29 विद्यालयों के 400 विद्यार्थियों के बीच साइकिलों का वितरण किया गया। इनमें 200 छात्र एवं 200 छात्राएं शामिल थीं। बीडीओ इंद्रलाल ओहदार, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी सपन कुमार मंडल, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष प्रशांत हेम्ब्रम, उपाध्यक्ष इसाक बेग ने विद्यार्थियों के बीच साइकिल बांटी। साइकिल पाकर विद्यार्थियों के चेहरे पर हर्ष व्याप्त हो गया। बीडीओ इंद्रलाल ओहदार ने कहा कि दूर दराज से स्कूल पढ़ने आने वाले विद्यार्थियों को साइकिल मिल जाने से उन्हें स्कूल आने जाने में समय की बचत होगी। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि आप लोग मन लगाकर पढ़े, सरकार के द्वारा आप लोगों को हर तरीके की सुविधा दी जा रही है। पुछी बाबू टूर्नामेंट के लिए ईशान किशन की अगुवाई वाली झारखंड ने 23 सदस्यीय टीम घोषित। झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन जेएससीए ने 18 अगस्त से तमिलनाडु में होने वाले बुच्ची बाबू टूर्नामेंट के लिए
23 सदस्यीय टीम का ऐलान किया। विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन के नेतृत्व में झारखंड टीम भाग लेगी। वरिष्ठ पुरुष टीम अनुभवी सलाहकार एस राव, दीपक कुमार और रतन कुमार द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षक के रूप में मानस और फिजियो के रूप में जॉन के साथ टूर्नामेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बुची बाबू टूर्नामेंट में राउंड रॉबिन प्रारूप है, जिसमें जेएससीए का पहला मैच मध्य प्रदेश टीम के खिलाफ निर्धारित है। 23 सदस्यीय सीनियर पुरुष टीम 1 ईशान किशन, 2 आयुष भारद्वाज, 3 आदित्य सिंह, 4 कुमार सूरज, 5 शरणदीप सिंह, 6 विकास विशाल, 7 शिखर मोहन, 8 सत्य सेतु, 9 प्रभात कुमार, 10 साहिल राज, 11 बालकृष्ण, 12 युवराज कुमार, 13 विकास सिंह, 14 विकास कुमार, 15 रौनक कुमार, 16 सौरभ शेखर, 17 विवेकानंद तिवारी, 18 शुभम सिंह, 19 मनीषी, 20 राहुल प्रसाद, 21 विनायक विक्रम, 22 रवि यादव, 23 पंकज कुमार। गिरिडीह में बिजली गायब, तीसरी पावर हाउस प्रांगण में लोगों ने धरना दिया, नारेबाजी की। लचर बिजली व्यवस्था के खिलाफ तीसरी प्रखंड के लोग आक्रोशित हैं। पिछले कुछ दिनों से बिजली की आंख मिचौली से लोग खासे परेशान हैं। मंगलवार की शाम से ही बिजली गुल रहने से गुस्साए युवाओं ने मंगलवार की रात 10 बजे तीसरी पावर हाउस प्रांगण में डेरा डाल दिया। युवाओं ने तत्काल बिजली आपूर्ति चालू करने की मांग की और बिजली नहीं आने तक वहीं बैठे रहने की भी बात कही। साथ ही बिजली विभाग और विभाग के एसडीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद मौके पर उपस्थित लोगों ने एसडीओ से फोन पर बात की। जल्द बिजली आने के आश्वासन दिया, पर लोग माने और उठकर अपने घर गए। लोगों ने बिजली आपूर्ति में सुधार नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। रामगढ़ छावनी परिषद क्षेत्र में जेबीकेएसएस की बैठक। झारखंड मांगे जयराम कार्यक्रम के तहत झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम जेबीकेएसएस द्वारा छावनी परिषद क्षेत्र वार्ड नंबर 3 के दुसाद मोहल्ले में बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता सविता देवी ने की। संचालन सैमुन निशा ने किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि युवा मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष पनेश्वर वा, विशिष्ट अतिथि रामगढ़ विधानसभा के वरिष्ठ नेता पंकज महतो, जिला उपाध्यक्ष पवन महतो, रमेश महतो, चंदा देवी, पिंकी देवी, सरिता देवी, आशा देवी, मालती देवी, निर्मला देवी, प्रिया देवी, रुक्मिणी देवी, सुशीला देवी, सरस्वती देवी, किरण देवी, कुंती देवी, शबनम परवीन, शाहिदा खातून, बिखिनी देवी, कविता कुमारी, अमित कुशवाहा, विजय पांडे, विनोद कुशवाहा, सूरज चंद्रवंशी आदि उपस्थित थे। अब खिलाड़ियों पर झारखंड वासियों को गर्व है, हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन से आज 63वें अंतर्राष्ट्रीय सुब्रतो कप अंडर 17 बालिका वर्ग फुटबॉल प्रतियोगिता की चैंपियन टीम झारखंड की खिलाड़ियों ने कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने झारखंड अंडर 17 बालिका वर्ग की विजेता टीम के खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मौके पर मुख्यमंत्री ने झारखंड अंडर 17 बालिका फुटबॉल टीम की खिलाड़ियों से कहा कि आपकी यह उपलब्धि समस्त झारखंड वासियों को गर्व का अनुभूति कराता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी खिलाड़ियों ने एक चैंपियन टीम के अनुरूप शानदार प्रदर्शन कर देश और दुनिया में झारखंड का नाम रोशन कर दिखाया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन ने उपस्थित सभी बालिका खिलाड़ियों को मुंह मीठा कराकर उनका हौसला अफजाई की तथा उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मौके पर विधायक कल्पना सोरेन ने बालिका खिलाड़ियों के प्रदर्शन एवं मेहनत की प्रशंसा की। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि आप सभी बेहतरीन खिलाड़ी हैं, आगे भी आप मेहनत इसी तरह जारी रखें और राज्य का नाम रोशन करते रहें। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन ने बालिका खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट बैग प्रदान किया। इस अवसर पर स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर आदित्य रंजन, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीर सेन सोरेंग, अंडर 17 बालिका वर्ग फुटबॉल टीम की खिलाड़ियों में अमीशा उरांव, प्रतिभा भोक्ता, प्रियतम तिर्की, क्रांति उरांव, मैना कुमारी, चांदनी कुमारी, उर्वशी कुमारी, बबीता कुमारी, संजना उरांव, पुनीता कुमारी, ललिता कुमारी, संगीता कुमारी, पूजा कुमारी, एवलिन कुजूर, सोनामती होरो, पूनम कुमारी,
टीम कोच सोमनाथ सिंह, सुशील वर्मा, टीम मैनेजर बिंदु कुजूर, मोटिवेशनल ट्रेनर अनुपम तिवारी एवं अन्य उपस्थित थे।